हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी पढ़ रहे हैं और पादप आकारिकी के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में पूछे गए हैं। हम उन सभी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आसान भाषा में हल कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। आज आपके लिए एक मजे वाली बात यह है कि आज हम प्रैक्टिकल से देखो, मैंने बहुत सारी पत्तियां ले रखी है, ये रही इतनी सारी पत्तियां हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल से पढ़ने वाले हैं भैया पत्तियों के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, पत्तियों की एक क्लास कल हो चुकी है भैया, पत्तियों की एक क्लास कल हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था भैया कि किस तरीके से पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, किस तरीके से पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है और किस तरीके से पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जल होता है वो किस तरीके से बाहर निकलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज हम पत्ती की संरचना, पत्ती के प्रकार और पत्ती के रूपांतरण भी हो सकते हैं कि आज हम पढ़ ले भैया, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नया तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चैप्टर का नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। ये लेक्चर नंबर भैया 8वां है। इससे पहले 7 क्लास हो चुकी है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है। पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, एक्चुअली में उस शाखा को कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। तो प्लांट के बाहरी भाग क्या क्या है, जैसे कि पत्ती है, पत्ती को हम लीफ कहते हैं। इसके अलावा फल है, फल को हम फ्रूट कहते हैं। उसके अलावा फूल है, तो फूल को हम फ्लावर कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा तना है, तना को हम स्टेम कहते हैं। और उसके अलावा मेरे भाई जड़ है, तो जड़ को क्या कहते हैं, जड़ को हम रूट कहते हैं, जड़ को हम रूट कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको पुष्प के बारे में पढ़ाया था, फूल के बारे में पढ़ाया था, तो फूल के बारे में हम पढ़ चुके है कि नहीं। तना के बारे में हम पढ़ चुके, जड़ के बारे में हम पढ़ चुके और फिलहाल अभी हम पत्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। फल आपका बाकी है, पत्तियों के बारे में फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पत्तियों की भी एक क्लास हो चुकी है। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने पिछले 7 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का, वहां जाकर आप देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। कल की क्लास नहीं देखी है पत्तियों की, जाकर के देख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कल की क्लास से पूछे गए हैं, ठीक है। आज तो वैसे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूं, कोई बात नहीं है। चलो, लेकिन यहाँ से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं सोचना रेलवे की एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, रेलवे में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको पत्तियों की संरचना पढ़ाने वाला हूँ कि हमारी पत्तियों की संरचना किस तरीके से होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियों की संरचना, या फिर पत्ती का चित्र, जो कुछ भी आप कहो वो कह सकते हो। देखो भैया, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। अब मुझे ये तो पता नहीं कि ये किसका पौधा है, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से हम पत्ते की संरचना के बारे में पढ़ने वाले। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये है भैया आपका तना। ये क्या है, तना। तो ये तना आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये तना आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तना हो गया। अब देखो भैया, तना के जिस भाग से, यह तना है, इस तना के जिस भाग से, यानी कि इस भाग से जो पत्ती निकली हुई रहती है, ये क्या है, ये पूरी पत्ती है। फिर ये पत्ती के छोटे छोटे भाग है भैया, है कि नहीं है। वैसे मैं आपको चित्र सिर्फ एक का ही बना के दिखाऊंगा, लेकिन एक को उसमें यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये तना है, ठीक है। अब तना के इस भाग से, तना के इस भाग से क्या निकलता है, ये भैया पत्ती निकलती है। तो जिस भाग से भैया पत्ती निकलती है, इस भाग को कहा जाता है पर्णाधार। क्या कहा जाता है, पर्णाधार। लीफ बेस कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसे कहा जाता है हाइपोपोडियम।
सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इसे क्या कहा जाता है? पर्णाधार। एक्चुअली में पर्ण जो होता है ना, पर्ण का आधार, पर्णाधार, यानी कि पर्ण का मतलब होता है पत्ती, तो पत्ती का आधार, पत्ती का बेस क्या है? यही तो है भैया, भाई पत्ती का बेस यही तो है, तो इसे नाम दिया गया भैया पर्णाधार, यानी कि लीफ बेस। इसे आप हाइपोपोडियम भी कह सकते हो। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब यहां से ये जो निकलता है ना भैया, ये वाला, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टिपुल्स। सही है क्या? गलत है। इसे कहा जाता है पेटियोल। इसे कहा जाता है पेटियोल, या फिर पर्णव्रंत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पर्णव्रंत, या फिर इसे पत्रव्रंत भी कहा जाता है, और इसे मीजोपोडियम भी कहा जाता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? ये इसके अलग अलग नाम है मेरे भाई, ये इसके अलग अलग नाम है। इसे आप पेटियोल भी कह सकते हो, इसे आप पर्णव्रंत भी कह सकते हो, पत्रव्रंत भी कह सकते हो, या फिर मीजोपोडियम भी कह सकते हो। बोलो इस वाले भाग को, ये तना है, फिर ये लीफ बेस आ गया है कि नहीं है, जैसे कि पर्णाधार आ गया, हाइपोपोडियम से कहते हैं। फिर ये वाला जो भाग निकला हुआ रहता है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये डंडी, इसे कहा जाता है पेटियोल। पर्णव्रंत या पत्रव्रंत या मीजोपोडियम, ये लचीला होता है मेरे भाई। ये कैसा होता है? दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये लचीला होता है। कैसा होता है मेरे भाई? ये लचीला होता है। ये देखो, ये लचीला तो है, इसी की वजह से तो आपकी पत्ती हिलडुल रही है कि नहीं है? यही तो है लचीला, तो ये लचीला भाग होता है। और फिर यहाँ पर क्या जुड़ी हुई होती है? यहाँ पर भैया आपकी पत्तियां जुड़ी हुई होती है। मैं आपको एक पत्ती की संरचना बता रहा हूँ, ऐसे एक पत्ती जो होती है ना, ये से एक पत्ती, इस पत्ती की संरचना बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये मत सोचना कि भैया ये बड़ी वाली पत्ती, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पत्ती निकली हुई रहती है, तो वहां से फिर एक ही पत्ती जुड़ी हुई होती है। मेरे पास पत्ती नहीं है वैसी, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है? अब देखो भैया, अलग मैंने ये पत्ती ले ली, तो जैसे कि ये पत्ती है, अब पत्ती का ये आपको ये पूरा पत्ता दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे पत्ते को कहा जाता है, इस पूरे पत्ते को कहा जाता है स्तरिका। क्या कहा जाता है? स्तरिका। इसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं, या फिर लीफ लेमिना भी कहा जाता है, लीफ लेमिना भी कहा जाता है, या फिर इसे कह सकते हो आप एपीपोडियम, या फिर इसे आप कह सकते हो एपीपोडियम। इतनी बात क्लियर है? ये याद रखना, ये हाइपोपोडियम याद रखना है, मीजोपोडियम याद रखना और हाइपोपोडियम आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको पत्ती की सिर्फ 3 चीजें बताई है। पहला, ये तना के पास में जिस जगह से पत्ती निकली हुई रहती है उसे पर्णाधार लीफ बेस कहा जाता है, हाइपोपोडियम कहा जाता है। दूसरा, वो जो डंडी थी भैया, ये वाली जिससे आपकी पत्ती जुड़ी हुई है, इस पत्ती को इसे कहा जाता है पेटियोल, यानी कि पर्णव्रंत या पत्रव्रंत कहा जाता है। पत्र को भी पत्ती ही कहा जाता है। इसे मीजोपोडियम भी कहा जाता है। ये लचीली होती है। ये किस किस के मध्य लगी हुई होती है? ये पत्ती यानी कि ब्लेड के बीच में, या फिर मैं लिख सकता हूँ स्तरिका, ये लीफ ब्लेड के बीच में, ये लीफ लेमिना के बीच में, और आपके स्टेम के बीच में। अरे स्टेम से थोड़ी ना आता है, और स्टेम में भी कहां पर? लीफ बेस पे, इन दोनों के बीच में लगी हुई होती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, ये लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना ये रहा आपका पूरा, और ये लीफ बेस ये रहा आपका, ठीक है, ये वाला। तो इसके और इसके बीच में यही तो लगी हुई होती है मेरे भाई, ये पेटियोल। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे कि ये पत्ती है, इसे आंकड़ा बोलते हैं हमारे इधर, तो आपके पता नहीं वहां पे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलता। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये पत्ती सीधी पत्ती है, तो बीच में से एक ये निकली हुई रहती है, ये शाखा निकली हुई रहती है। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। तो बना देता हूं भैया। और इस संरचना को क्या कहा जाता है? इस संरचना को कहा जाता है मेरे भाई मिड रिब। मिड रिब हिंदी में कहा जाता है मध्य सिरा। क्या कहा जाता है? मध्य सिरा कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये सबसे एंड वाला ये जो पॉइंट है, ये वाला जो सिरा है, ये वाला, ये सबसे लास्ट वाला ये जो सिरा है, इसे अपेक्स कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो ब्लेड आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लेड का कहने का मतलब ये पत्ती का ये वाला भाग, आपको ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग हो रहा है मार्जिन। ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग,
ये क्या होता है, ये होता है मेरे भाई मार्जिन वाला भाग। इतनी बात क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने मिड रिब बनाई है, यहाँ पर मध्य सिरा बनाई है। इस मध्य सिरा में भैया आपको छोटी छोटी सी क्या दिखाई दे रही होगी, इसे छोटी छोटी सी सिराएं दिखाई दे रही होगी, ये वाली शाखाएं दिखाई दे रही है छोटी छोटी सी, ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली। इन्हें क्या कहा जाता है, तो ऐसे मैं बना देता हूं भैया, इन्हें कहा जाता है वेन्स यानी कि सिरा। और अगर आप ध्यान से देखते हो, इसमें तो नहीं है भैया, लेकिन मेरे पास एक पत्ता और है, एक पत्ती और है, कहाँ गई वो पत्ती, हाँ ये रही। देखो भैया इसमें भी सेम वही है, ये बीच वाली मिड रिब हो गई, फिर इससे जो निकल रही है जैसे कि ये वाली, तो ये हो गई भैया वेन्स यानी कि सिराएं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस सिराओं में से भी छोटी छोटी सी, मैं कैमरा के सामने फोकस करने की कोशिश करता हूँ, अगर हाँ अब देखिए, देखो तो ये देखो जैसे कि ये शाखा जा रही है यानी कि ये वेन्स, ये सिराएं जा रही है, तो इन सिराओं में भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो छोटी छोटी और सिराएं निकली हुई रहती है। देखो ये वाली मैं बनाता हूँ, जैसे कि ये वाली सिराएं निकली हुई है, ये वाली, बोलो निकली हुई है या नहीं निकली हुई है, बोलो निकली हुई है या नहीं निकली हुई है। आज तो सारा प्रैक्टिकल कर रहे हैं भैया हम। तो ये जो शाखाएं निकली हुई रहती है इन्हें कहा जाता है वेनलेट्स, यानी कि हिंदी में कहा जाता है सिरिकाएं। बोलो, तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना होती है आपकी पत्ती की, आपकी पत्ती के भाग होते हैं। इसके अलावा और मैं बताता हूँ, इस जगह पर बहुत सारी पत्तियों में भैया कुछ इस तरीके से संरचनाएं निकली हुई रहती है जिन्हें कहा जाता है अनुपर्ण, जिन्हें कहा जाता है अनुपर्ण। उसे कहा जाता है अनुपर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई स्टिपुल्स। क्या कहा जाता है, स्टिपुल्स कहा जाता है। बोलो, अनुपर्ण कहा जाता है और वैसे इंग्लिश में से स्टिपुल्स कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपके पत्ते की संरचना होती है जो भैया जिसके बारे में मैंने आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल करके बताई है। दोबारा से देख लिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। जैसे कि आपका ये तना है, तो तने से जिस हिस्से से पत्ती निकली हुई रहती है उसे कहा जाता है लीफ बेस। ये डंडी जो होती है इसे कहा जाता है पेट्यूल्स प्रणवन। प्रण का मतलब क्या होता है, पत्ती व्रंत, ये वाला, इस वाले भाग को व्रंत बोला जाता है, प्रण व्रंत बोला जाता है। पत्र व्रंत या मीजोपोडियम कहा जाता है। ये लचीला होता है जिसकी वजह से आपका जो पत्ती वाला ये भाग है ये हिलता डुलता रहता है। ये इस स्तरिका के बीच में और लीफ बेस यानी कि पर्णाधार के बीच में लगा हुआ होता है जो लचीला होता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, इससे ये वाला भाग होता है ना, यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी पत्तियों में इस वाले भाग से यहाँ से छोटी छोटी सी पत्तियां निकली हुई रहती है, छोटी छोटी सी संरचनाएं निकली हुई रहती है इस जगह से। मेरे पास डायग्राम तो नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, हाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं आपको एनसीईआरटी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये 11th क्लास की एनसीईआरटी जिसमें देखो ये अनुपर्ण दिया हुआ है। देखो अगर आपको सही अच्छे से दिख रहा है तो कैमरा फोकस करेगा तो देखता हूँ। देखो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, ये होता है मेरे भाई अनुपर्ण वाला भाग। इतनी बात क्लियर है। बोलो, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बीच में मिड-रिब होती है यानी कि मध्य सिरा होती है। फिर ये जो शाखाएं निकली हुई रहती है इन शाखाओं को कहा जाता है वेन्स। फिर इन शाखाओं से भी और शाखा निकली हुई रहती है जिन्हें सिरिकाएं कहा जाता है यानी कि वेनलेट्स कहा जाता है। सबसे अंतिम वाला भाग ये वाला जो होता है अपेक्स होता है, ये मार्जिन वाला भाग होता है। ये जो पूरा पत्ता होता है ना, ये पूरा पत्ता, इस पूरे पत्ते को कहा जाता है स्तरिका या लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना कहा जाता है, एपिपोडियम कहा जाता है। बोलो, क्या आपको संरचना समझ में आया नहीं है? देखो इनमें से कोई भी, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ कि निम्न में से कौन सा पत्ती का एक भाग है। एग्जाम्पल है एंथर, स्टेमन, सी है पिस्टल और ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई, जैसे कि मैंने दे दिया
पेटियोल। बोलो, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बताइए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पेटियोल्स है, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। ये पर्णवृंत या पत्रवृंत या मीजोपोडियम वाला भाग होता है। लेकिन एंथर, स्टेमन और पिस्टल के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? इसमें मैं आपको पहले पढ़ा करके आ चुका। ये फूल वाले भाग है, ये फूल के भाग है भैया, पुष्प के भाग है। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका आपको पता होना जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मिटा दूं इसको? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? मिटा दूं? ओके। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अब ध्यान से समझना भैया, मजा आ जाएगा अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना तो मेरी बातों को। एक होता है सिरा विन्यास और एक होता है पर्ण विन्यास। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझना। पहले हम सिरा विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हम सिरा विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक होता है सिरा विन्यास, और ये जो सिरा विन्यास होता है ये क्या होता है? तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी पत्ती होती है ना, पत्ती, इन पत्तियों में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये मिडरिब है कि नहीं है? ये मिडरिब है, यानी कि मध्य सिरा है। और इस मध्य सिरा से बहुत सारी सिराएं निकली हुई रहती है, वेन्स निकली हुई रहती है ये वाली। और वेन से भी छोटी छोटी सी और वेन्स निकली हुई रहती है, जिसे वेनलेट्स यानी कि सिरिकाएं कहा जाता है। तो सिराओं और भैया जो सिरिकाएं होती है, ये जिस तरीके से व्यवस्था में होती है उस व्यवस्था को कहा जाता है सिरा विन्यास। तो सिंपल सी भाषा में आप लिख सकते हो कि जो हमारी सिरा होती है, यानी कि जो वेन्स होती है, इन वेन्स और सिरिकाएं, जो हमारी सिरिकाएं है यानी कि वेनलेट्स है, इनकी व्यवस्था का क्रम को हम क्या कहते हैं? इनकी व्यवस्था के क्रम को हम सिरा विन्यास कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? इनकी व्यवस्था के क्रम को क्या कहते हैं? इनकी व्यवस्था के क्रम को कहते हैं सिरा विन्यास। अब देखो भैया, ये सिरा विन्यास जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है जाली का सिरा विन्यास, ठीक है, एक होता है जाली का सिरा विन्यास, ठीक है, और दूसरा होता है मेरे भाई समानांतर सिरा विन्यास। अब रटना नहीं है, अब रटना नहीं है। मैं यहां पर आपके सामने अभी दो डायग्राम बनाता हूं। देखो, एक जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, नहीं है, ये मिडरिब है, और ये मिडरिब पर भैया कुछ इस तरीके से क्या लगे हुए हैं? इस तरीके से ये संरचना है, यानी कि ये वेन्स, और वेन्स के ऊपर क्या है? वेनलेट्स है, यानी कि सिराओं के ऊपर सिरिकाएं है। तो आपने देखा यहाँ पर सिराएं और जो सिरिकाएं हैं ये क्या बना रही है? एक जाल के समान एक संरचना बना रही है, जाल के समान। इसलिए भैया इस प्रकार के व्यवस्था को, सिरा और सिरिकाओं की जो व्यवस्था होती है, जो जाल के समान होती है, तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है भैया जाली का सिरा विन्यास। इतनी बात क्लियर है? दोबारा से समझा दूंगा। और समानांतर सिरा विन्यास क्या होता है? समानांतर सिरा विन्यास ये होता है जैसे कि ये कोई पादप है, यानी कि ये कोई पत्ती है। अब इस पत्तियों में ये भैया कुछ इस तरीके से होते हैं, ये समानांतर होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इस तरीके की भी आपने पत्तियां देखी होगी जिसमें ये जो सिराएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है भैया कुछ इस तरीके से। जैसे कि मेरे पास अगर आपको देखता हूं, हाँ मेरे पास तो नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखो ये वाली संरचना। इस वाली संरचना को अगर आप ध्यान से देखते हो, ये वाली संरचना में, तो इसमें क्या होता है? ये जो सिरा और जो सिरिकाएं होती है ना, ये एक दूसरे के समांतर होती है, ये एक दूसरे के समांतर होती है मेरे भाई, ये एक दूसरे के समांतर है। दोबारा से समझना, ध्यान से समझना। पहले मैं आपको उनके एग्जाम्पल लिखवा दूं। जो जालिकावर्त होते हैं ये उदाहरण है भैया इनका द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री, और इसका उदाहरण है एक बीज पत्री।
देखो द्विबीजपत्री क्या होता है और एक बीजपत्री क्या होता है। जिसके बीज को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है वो तो होता है द्विबीजपत्री, और जिसके बीज को दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता वो होता है एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री पादपों में अगर आपको ये जो सिरा और जो सिरिकाओं का जो क्रम दिखाई देता है वो जालिका के समान दिखाई देता है, और एक बीजपत्री पादपों में जैसे कि आपने देखा होगा बाजरा देखा है, गेहूं देखा है, उसमें इस तरीके से जाल नहीं पाए जाते भैया, उसमें समानांतर सिराएं होती है भैया, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे कि घास, तो घास में भी भैया कुछ इस तरीके से ही आपको सिराएं दिखाई देती है कि नहीं है। और यहाँ पर तो आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बरगद लिख लेना, जैसे कि एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल है दोनों के दोनों ही। तो बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या जालिका शिराविन्यास में और समानांतर शिराविन्यास में? बोलो। जैसे कि ये जो पौधा है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पत्ती होती है, इस पत्ती में किस प्रकार का शिराविन्यास होता है, ध्यान से समझ लेना है। ये रही आपके सामने, दिख गई? अब बताइए इस पत्ती में किस प्रकार का शिराविन्यास है, इस पत्ती में किस प्रकार का शिराविन्यास उपस्थित होता है, बताइए। जालिका शिराविन्यास है या फिर समानांतर शिराविन्यास है? तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो सिराएं होती है और जो सिरिकाएं होती है वो जालिका के समान होती है, इस वजह से यह है जालिका शिराविन्यास। बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। और अगर मैंने आपको एक संरचना, एक पत्ती और बताता हूं मैं आपको, रुको 1 मिनट रुको मेरे भाई। अरे ये पत्ती है ना, पता नहीं किधर गई ये तो प्रॉब्लम है ना, मेरे पास दोबारा और दूसरा ऑप्शन नहीं है यार, दूसरी पत्ती बताने वाला नहीं है। लेकिन जो घास की पत्ती होती है जिसमें भैया सिराएं व सिरिकाएं एक दूसरे के समांतर होती है वो होता है भैया समानांतर शिराविन्यास। तो बोलो शिराविन्यास क्लियर है? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं, चले आगे। ओके चले भैया आगे चले। तो पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा भैया, सिराओं का जो क्रम था वो किस तरीके से था, उसके आधार पर हमने विन्यास देखा, यानी कि शिराविन्यास देखा। अब हम प्रण विन्यास देख रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं भैया? प्रण का मतलब पत्ती, विन्यास। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना मेरे भाई। आपका जो तना होता है ना, तना, या फिर आप कह सकते हो कि जो शाखा होती है ना, उन शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था है, उस पत्तियों की व्यवस्था के क्रम को क्या कहा जाता है? प्रण विन्यास कहा जाता है। जैसे कि शिराविन्यास का था, तो शिराविन्यास में हमने देखा कि पत्तियों में जिस तरीके से सिराएं और जो सिरिकाएं हैं उनकी व्यवस्था का क्रम था, उसके आधार पर हमने शिराविन्यास को 2 भागों में बांटा, एक जालिका शिराविन्यास और एक समांतर शिराविन्यास। वैसे ही पर्ण विन्यास में अगर आप देखते हो भैया ध्यान से, तो तना या फिर शाखा पर पत्तियों की जो व्यवस्था है, उस पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रण विन्यास कहा जाता है। इसके भी भैया 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 भाग है। पहला होता है एकांतर प्रण विन्यास, एकांतर प्रण विन्यास, ठीक है। बी कौन सा होता है? तो बी होता है भैया आपका सम्मुख प्रण विन्यास, सम्मुख प्रण विन्यास। और तीसरा सी होता है चक्करदार प्रण विन्यास। सब कुछ समझ में आ जाएगा, रटना कुछ नहीं है। एनसीईआरटी याद है ना आपको? एनसीईआरटी की चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, जैसे भैया देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं, दूसरा पौधा लेना पड़ेगा, दूसरी पत्ती लेनी पड़ेगी। देखो भैया ये पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ये पत्ती, ध्यान से देखो इन पत्तियों को। जैसे कि इसमें बना रहा हूं मैं चित्र, क्या ये जिस तरीके से ये पत्ती आपको दिखाई दे रही है, क्या सेम को सेम वैसे की वैसे ये पत्ती दिखाई नहीं दे रही क्या? इसमें देखो ये जो पत्ती है भैया, ये पत्ती देखो, एक पत्ती नीचे की तरफ है, दूसरी पत्ती ऊपर की तरफ है, फिर अगली पत्ती नीचे की तरफ है, फिर उससे अगली पत्ती ऊपर की तरफ है।
दिखाई दे रहा है। एक पत्ती नीचे की तरफ से निकली हुई है, फिर उससे जस्ट ऊपर से एक पत्ती और निकली हुई है, फिर उसके जस्ट नीचे से एक पत्ती निकली हुई है, उसके जस्ट ऊपर से एक पत्ती निकली हुई रहती है। यानी कि एक पत्ती यहां पर है तो दूसरी पत्ती यहां पर है, एक पत्ती यहां पर है तो दूसरी पत्ती यहां पर है। इस प्रकार की पत्तियों का जो क्रम होता है उसे कहा जाता है एकांतर पर्णविन्यास। यानी कि इस प्रकार की पत्तियों का जो व्यवस्था होती है तना या फिर शाखा पर, इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है एकांतर पर्णविन्यास। बोलो समझ में आई या कहानी नहीं आई? आ गए ना मेरे भाई? ओके, आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पत्ती जो होती है भैया, एक पत्ती जो होती है वो एक दिशा में होती है। देखो, एक पत्ती जो होगी ये एक दिशा में है, और जो दूसरी पत्ती होगी वो दूसरी दिशा में होगी। ठीक है, एक ये गई तो दूसरी ये गई, एक ये गई एक दूसरी ये गई। ठीक है, समझ में आ गई कहानी आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके उदाहरण के बारे में अगर आप बात करना चाहो भैया, तो इस प्रकार की पत्ती आपको किस किस के पौधों में दिखाई देती है? तो सरसों के पौधों में दिखाई देती है, इसके अलावा सूरजमुखी के पौधे में दिखाई देती है, और आपको भैया किस में दिखाई देती है? इसके अलावा आपको गुड़हल में दिखाई देती है। गुड़हल को क्या कहा जाता है? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। यानी कि सरसों, सूरजमुखी और गुड़हल, ये एकांतर पर्णविन्यास के उदाहरण है, जिसमें जो पत्तियां होती है वो एक पत्ती एक दिशा में, दूसरी पत्ती दूसरी दिशा में। यानी कि एक पत्ती यहां पर, एक पत्ती इसके ऊपर, एक पत्ती फिर यहां पर, एक पत्ती यहां पर, इस तरीके से दिखाई देती है। लेकिन जब आप सम्मुख पर्णविन्यास के बारे में बात करते हो तो इसमें देखो, इसमें पत्तियां किस तरीके से लगी हुई होती, इसमें पत्तियां इस तरीके से लगी हुई होती है मेरे भाई। तो इसमें आपने देखा एक दूसरे के जस्ट सामने है, इसमें जो पत्तियां है वो एक दूसरे के सामने होती है, इसमें जो पत्तियां होती है वो एक दूसरे के सामने होती है, जैसे मैंने आपको ये बताया था। तो इसमें देख सकते हो, इसमें एक दूसरे के जस्ट सामने है मेरे भाई पत्ती, इसमें एक दूसरे के सामने होती है भैया पत्ती। इसमें क्या होती है, पत्ती आमने सामने होती है। तो इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो आमने सामने होती है मेरे भाई, इसमें पत्तियां आमने सामने होती है। इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो अमरूद देखा आपने, अमरूद भाई, इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। अमरूद देखा है आपने, अमरूद, अमरूद। और एक होता है भैया केलोट्रोपिस। एक तो अमरूद याद रखना है आपको, और एक याद रखना है केलोट्रोपिस। बोलो, ये दो उदाहरण आपको याद रखने। ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई वो इन्हीं उदाहरणों से पूछे जाते हैं भाई। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो उदाहरण से ही पूछे जाते हैं, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया। ये सिर्फ रेलवे वालों के नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की दे लेना भैया। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं ना, आप किसी भी एग्जाम की दे लेना, किसी भी एग्जाम दे लेना, किसी भी, कहने का मतलब कोई सी भी परीक्षा दे लेना, किसी भी एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम दे लेना, चाहे वो यूपीएससी हो या नीट हो। नीट लेवल भी यहाँ पर टच करेगा भैया। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ 11वीं क्लास की, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाया था घास का थोड़ी देर पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मस्त पढ़ते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। और बिल्कुल रट नहीं रहे भैया हम, रट रहे हैं क्या? नहीं, आपको मैं यार प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हो कि रट रहे हो, है कि नहीं? पिछली क्लासेस जाकर के देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे ही ये क्लासें पूरी होगी ना भैया, जैसे ये चैप्टर पूरी होगा, उसके बाद में मैं एक क्लास और लेके आऊंगा। उस क्लास के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपसे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मजा आ जाएगा, वो क्लास देखना मत भूलना मेरे भाई। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो लास्ट क्लास वाली रहेगी, इस टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि मैंने जड़ के और जो होती है ना, क्या बोलते हैं, जड़ और जो तना होता है, जड़ और जो तना होता है, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन मैंने कम करवाए, मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो मेरे पास थे।
लेकिन अब मैंने क्वेश्चन बना लिए हैं और मंगवा भी लिए हैं थोड़े बहुत। बना तो कैसे लूँगा, कहने का मतलब जो नोट्स थे उस नोट्स में से ले लिए हैं, और कुछ मैंने, एक दोस्त था मेरा उसके पास से मैंने कुछ क्वेश्चन मंगवाए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन भी आपको देने चाहिए, जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी आपको जरूर मिलेगा। अब देखो चक्करदार प्रण विन्यास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये तना है, जैसे कि ये क्या है, ये आपका तना है, तो इसमें भैया इस तरीके से होता है, जैसे कि एक पत्ती यहाँ पे लगी हुई है, फिर एक पत्ती यहाँ पे, एक पत्ती यहाँ पे, इस तरीके से चक्कर बना जाता है, इस तरीके से भैया चक्कर बन जाता है, तो ये होता है चक्करदार प्रण विन्यास। उदाहरण है अलेस्टोनिया, उदाहरण क्या है, अलेस्टोनिया, ये इसका उदाहरण है, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, अलेस्टोनिया उदाहरण इंपॉर्टेंट है। अब बताओ प्रण विन्यास का है क्या है, एक बार और मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना, अगर ध्यान से नहीं समझा तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो तना होता है ना, तना या फिर शाखा होती है, जैसे कि भाई ये ताना है, ये आपका तना है, या फिर शाखा है, आप कुछ भी कह सकते हो, शाखा ही है या तो एक तरीके से देखा जाए तो इस तने या शाखा पर पत्तियां जिस क्रम में व्यवस्थित होती है ना, एक्चुअली में उस क्रम को कहा जाता है प्रण विन्यास। 3 प्रकार का है, एक है एकांतर। एकांतर में हमने देखा कि भैया जो पत्तियां है ना वो एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, एक नीचे है तो दूसरी ऊपर है, एक नीचे है तो दूसरी ऊपर है, ये वाला उदाहरण है, जैसे कि सरसों, सूरजमुखी और गुड़हल। ठीक है। दूसरा हमने सम्मुख प्रण विन्यास देखा, इसमें क्या हो रहा था, ये देखो पत्ती एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के सम्मुख है, यानी कि आमने सामने है। उदाहरण क्या बताया हमने, अमरूद के पौधे में एक दूसरे के सामने होती है, और केलोट्रोपिस, 2 उदाहरण ये हो गए इसके। तीसरा है चक्करदार प्रण विन्यास। अब मेरे पास भैया वो तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी में जरूर दिखा सकता हूं इसका उदाहरण। देखो ये रहा, ये चक्करदार है भैया, जैसे कि तना है उस पर पत्तियों की व्यवस्था का जो क्रम देख सकते हो आप, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से चक्करदार होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण है भैया एलेस्टोनिया। ठीक है, अब पत्तियों के प्रकार पढ़ते हैं भैया। भाई अब तक हमने पत्तियों के जो प्रकार पढ़े वो प्रण विन्यास और शिराविन्यास के आधार पर पढ़े। ठीक है, अब पत्तियों के मुख्य प्रकार पढ़ाने वाला हूं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की पत्तियां होती है, एक संयुक्त होती है और एक सरल होती है। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं हम पत्तियों के प्रकार की, ध्यान से समझना मेरी बातों को, रटना नहीं है हमें भाई, रटना नहीं है हमें याद करना है, इनको नोट कर लेना भैया। पत्तियों के प्रकार जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, अगर आप उस तरीके से इन्हें नोट करने की कोशिश करोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे मेरे भाई, समझ रहे हो, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आज क्लास लेट आएगी, 7 बार हो गया, मैं शाम को अपलोड करता हूँ, दिन में मैं तो मैं क्लास ले रहा था भैया, इसलिए लेट हो गया है कि नहीं है। शाम को क्लास आती है, आ जाया करो यार भाई, सारे के सारे यार, बहुत अच्छी क्लास रहती है हमारी। देखो पत्तियों के 2 प्रकार है, एक होता है सिंपल लीफ यानी कि सरल पत्ती ए, और दूसरी होती है कंपाउंड लीफ यानी कि संयुक्त पत्ती। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। एक ये पत्ती है, ठीक है कि नहीं है, और एक पत्ती आपने कुछ इस तरीके की भी देखी होगी, एक पत्ती आपने कुछ इस तरीके की भी देखी होगी, बोलो देखी है या नहीं देखी, और एक पत्ती आपने इस तरह की देखी होगी मेरे भाई। अभी मैं आपको दोनों पत्तियां बता दूंगा भैया, मेरे पास दोनों पत्तियां हैं। देखो एक पत्ती तो ये रही, ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो सबकी 2-2 पत्तियां हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पत्ती बताता हूँ,
जैसे कि एक पत्ती तो ये हो गई मेरे पास, ध्यान से देख लेना, एक पत्ती ये हो गई, तो ये तो आपको सिंपल लिप दिखाई दे रही है। देखो इस ऊपर वाले भाग को क्या कहा था, इस ऊपर वाले भाग को मैंने मार्जिन कहा था, क्या कहा था, मार्जिन। तो इसमें मार्जिन देखो पूरा है, कहीं से कटा फटा नहीं है। तो जिसमें मार्जिन जो होता है ना, ये ऊपर वाला ये वाला मार्जिन होता है, ये वाला जो किनारों पर होता है ना, ये वाला ये मार्जिन होता है। तो जिसमें मार्जिन पूर्ण रूप से होता है ना मेरे भाई, मार्जिन पूर्ण रूप से, वो आपकी सिंपल पत्ती है, एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरी पत्ती के बारे में बात करूं तो एक ये पत्ती है मेरे पास, बहुत पहले तोड़ी थी, अब तो मुरझा गई है, ये वाली पत्ती। इस वाली पत्ती में देख सकते हो कि मार्जिन जो होता है ना, वो बीच में से टूटा हुआ है, यानी कि कटा हुआ होता है। ये देखो, ये मार्जिन इस तरीके से बीच में से टूटा हुआ है, लेकिन ये मार्जिन जो होता है ना, ये मिड रिप पर नहीं पहुंच रहा है। ये मार्जिन जो होता है, ये मिड रिप पर नहीं पहुंच रहा है। ये बीच वाली जो होती है ना, मध्य सिरा होती है, मिड रिप होती है, इस मिड रिप पर आपका मार्जिन नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी पत्ती जिसमें जो कटाव होता है ये तो पूरा हो, कहने का मतलब कटाव बिल्कुल भी नहीं हो, और कटाव है तो वह कटाव मिड रिप यानी कि मध्य सिरा पर नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार की पत्तियों को कहा जाता है मेरे भाई सिंपल लिप या सरल पत्ती। देख करके आप अंतर बता सकते हो, थ्योरी आपके हिसाब से लिख लेना, ठीक है मेरे भाई। ओके, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी के साथ वादा कर रहा हूं आपसे। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल देखो, संयुक्त या कॉम्प्लेक्स लिप के एग्जाम्पल देखो। आपको ये पत्ती दिखाई दे रही है, ये वाली, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये देखो, ये मिडरिब है यानी कि मध्य सिरा है। इसमें भी ये मिडरिब एक्चुअली में होती नहीं है, ये जो मिडरिब होते हैं ना, इसे कहा जाता है रेचिस। ये जो होता है ना, ये बीच वाला, इसे रेचिस कहा जाता है, यानी कि रेकिस कहा जाता है, क्योंकि मिडरिब तो आपकी पत्तियों में यहाँ पे दिखाई देती है आपको, ये वाली, तो ये मिडरिब है, लेकिन ये वाली रेचिस या रेकिस कह सकते हो आप इसे, रेचिस या फिर रेकिस कह सकते हो। इतनी बात क्लियर है। तो इस देखो, इस रेकिस पर आपको भैया ये पत्तियां कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इतनी बात क्लियर है। ये देखो, अगर आप छोटा रूप देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये एक संपूर्ण पत्ती है जिसमें मिडरिप था, लेकिन अब ये मिडरिप चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में से भैया पत्तियों में कटाव आ गए। देखो आप, ये बीच में ये जो रेकिस है, रेचिस है, इस पर पहुंच रही है। तो आप तो सिंपल तरीके से याद रखना है कि इस मिडरिप पर अगर पत्तियां कटी हुई है, इस मिड रिप पर अगर पत्तियां पहुंच रही है, यानी कि ये जो कटाव है, ये जो मार्जिन है पत्तियों का, ये जो मार्जिन है ये पत्तियों का, ये भैया अगर रेकिस पर पहुंचता है तो वो कंपाउंड लीफ है, यानी कि संयुक्त लीफ है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ये भी दो प्रकार की होती है। ये भी कितने प्रकार की होती है कंपाउंड लीफ? दो प्रकार की। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है पिच्छाकार और एक होती है हस्ताकार। एक होती है भैया पिच्छाकार और दूसरी होती है हस्ताकार। ठीक है, पिच्छाकार जो होता है ना, वो सेम नीम की पत्ती के समान होता है, जैसे कि ये। तो इस पिच्छाकार का एक उदाहरण भैया नीम ही है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण नीम है। ये पिच्छाकार का एक उदाहरण क्या है? नीम है। अब ये नीम देख लो भैया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है अब तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नीम है। और एक इसका उदाहरण होता है साइकस। एक इसका उदाहरण होता है साइकस, ठीक है। हस्ताकार का उदाहरण क्या है? तो देखो, इस तरीके से पत्तियां होती है इसमें, तो ऊपर की तरफ भैया, ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे आपको संरचना दिखाई देती है। जैसे कि मैं आपको चित्र बनाता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था एनसीईआरटी में सिल्क कॉटन का। तो ये देखो, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देखो भैया, ये बिल्कुल कंपाउंड लीफ है, क्योंकि इसमें जो मिडरिप होती है, इस मिडरिप पर भैया आपकी पत्तियों का मार्जिन का कटाव है। तो इसका उदाहरण क्या है भैया? सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन, बोलो, ये आपकी पत्तियां हो गई भैया। पत्तियों का रूपांतरण है, कल मैं पढ़ा दूंगा, 2 मिनट का काम है रूपांतरण का। और उसके अलावा भैया हम पत्तियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन करेंगे। तो सारा खेल मैंने आज आपको पत्तियों को बिल्कुल भी रटाने की कोशिश नहीं की है, सारी चीज समझाने की कोशिश की है। और भैया जब हम चैप्टर की थ्योरी पढ़ाएंगे ना आपको, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपकी एग्जाम है भैया, आज पता है डेट भी आ गई है। मैंने नोटिफिकेशन तो देखा था, देखने को तो मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपकी यूट्यूब पर डाल दूंगा भैया, देख लेना कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। ओके। और हाँ,
अगर चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की जितनी भी क्लासेस सारी देख लेना, सारे रेलवे वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में, वो सभी क्वेश्चन मैंने भैया जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवाए हैं मेरे भाई। तो प्ले लिस्ट में जाओ, आपको देखने को मिल जाएगी भैया क्लास। मैंने बायोलॉजी के लगभग वो सभी चैप्टर करवा रखे हैं, जो भी चैप्टर बाकी है वो सब मैं आपको बहुत जल्दी से करवा दूँगा। बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना भाई। मजा आया आज की क्लास में? ओके, कमेंट भी कर देना। बाय बाय।